एटम के न्यूक्लियस को समझने की दिशा में एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला दिया गया था एक जर्मन फिजिसिस्ट वॉन वाइसेकर के द्वारा 1935 में। यह अभी भी एक डिबेट का विषय है कि क्या जर्मनी के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश में इनका भी नाम था। खैर, सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए न्यूक्लियस को, एटम के न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप की तरह कंसिडर किया जाता है। हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से पानी की एक बूंद होती है वैसा ही न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इस बूंद की यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। न्यूक्लियस की मास डेंसिटी भी यूनिफॉर्म रहती है और इसके एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, जैसा कि न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा। और इनके सरफेस के ऊपर जो एटम्स हैं, इनके पास सरफेस एनर्जी होती है, उसी वजह से सरफेस टेंशन पैदा होता है। सेम टाइप की प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर भी होती है। सो कई मायनों में हमारी लिक्विड ड्रॉप जो है ये न्यूक्लियस के जैसी ही है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में थोड़ा सा करेक्शन करके और कुछ हद तक एक्सपेरिमेंटल डेटा का यूज़ करके ये फॉर्मूला दिया गया है, इसीलिए इसे सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। हालांकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, वहीं लिक्विड ड्रॉप के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखता है। बट वाई डू वी केयर, हम इस फॉर्मूले को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये वाइज स्क्वायर फॉर्मूला जो है ये न्यूक्लियस के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व को कुछ हद तक प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हम चाहते हैं कि कोई थ्योरेटिकल बेसिस हो, कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो इस कर्व को फिट कर सके। सो वी आर बेसिकली डूइंग कर्व फिटिंग। सो लेट्स डिकोड दिस टर्म बाय टर्म। सो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है वॉल्यूम टर्म। अब इसमें वॉल्यूम टर्म ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर होगा, जिसका अर्थ है न्यूक्लियॉन्स की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बताता है। तो अगर ए ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मीनिंग ये है कि आप जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स लेंगे, अब जैसे इसको समझते हैं कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अब आप ये देखिए कि अगर ज़्यादा एक होगा तब इनके बीच के इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगे। अपन यूँ समझते हैं कि अगर 3 न्यूक्लियॉन्स हैं, सो अगर हमारे पास 3 न्यूक्लियॉन है तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन कितनी हो सकती है? ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है, ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है और ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन पॉसिबल जो है वो 3 होगी। वहीं अगर हम 4 न्यूक्लियॉन्स लेते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जो होती है वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जो पॉसिबल है वो 6 होती। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहे और टोटल हमारे पास ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो तो ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ईच जो न्यूक्लियॉन होगा वो a-1 न्यूक्लियनों से इंटरेक्ट कर सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जो होगी a इंटू a-1/2 होगी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि a इंटू a स्क्वायर देता है, और अगर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ लें तो हम इस वाले टर्म को इग्नोर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम टर्म है वो a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। सो वॉल्यूम टर्म शुड बी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, बट ऐसा हुआ नहीं। वॉल्यूम टर्म प्रोपोर्शनल हो गया a के। सो इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज का फोर्स है। हम ऐसा मान रहे हैं कि ये न्यूक्लियन यहाँ बड़ा इससे बहुत दूर पड़े हुए न्यूक्लियन इसको प्रभावित कर सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये कोलम्बिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ज़्यादा लार्ज रेंज का फोर्स नहीं है। ये सिर्फ अपने पड़ोस के नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स को प्रभावित कर सकता है और उस वजह से a स्क्वायर पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है और जो वॉल्यूम टर्म है वो सिर्फ a पे डिपेंड करता है। सो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन a ओनली, नॉट a स्क्वायर। वॉल्यूम टर्म में हमने ये माना कि जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं ये सिर्फ अपने नेबरिंग न्यूक्लियॉन से ही प्रभावित होते हैं और हर एक न्यूक्लियॉन इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के प्रभाव में रहता है। बट ऐसा सरफेस वाले न्यूक्लियॉन्स के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अगर इसके न्यूक्लियस के डीप इनसाइड में अगर कोई भी न्यूक्लियॉन है तो उसके आसपास बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे। बट अगर यही हम सरफेस वाला न्यूक्लियॉन लें तो यहाँ पर इस सरफेस के इस तरफ वाले न्यूक्लियॉन इसको प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि इस तरफ कोई न्यूक्लियॉन नहीं है। केवल इसके जो बैक साइड में न्यूक्लियॉन्स है उसी से उनके बीच की इंटरेक्शन की वजह से ही इनके बीच में बाइंडिंग एनर्जी पैदा होगी। सो सरफेस के जो न्यूक्लियॉन्स है उनकी टेंडेंसी सरफेस एनर्जी को घटाने की है, उस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है।
अब ये सरफेस टर्म जो है, क्योंकि सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इस तरीके के सरफेस वाले न्यूक्लियनों की संख्या होगी। और हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कल इज ऑफ ए स्फीयर इज 4πr²। सो रेडियस की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया। और फिर रेडियस जो है a⁻⁻³ के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अगर आपने ये से जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है रेडियस का ये पढ़ रखा हो, तो रेडियस की, हमारे न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो r0 a⁻⁻⁴ होती है, जहां r0 कांस्टेंट है। r0 की वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर्स। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम साफ साफ देख सकते हैं कि रेडियस a की 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल है, और उस हिसाब से हमारा सरफेस एरिया a⁻² के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और सेम बात लागू होगी हमारी सरफेस एनर्जी के साथ, क्योंकि सरफेस एनर्जी जो है ये भी हमारे सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, और उस वजह से जो सरफेस टर्म है वो a⁻² के प्रोपोर्शनल है, और इस मात्रा में हमारी बाइंडिंग एनर्जी घट जाएगी सरफेस पे मौजूद न्यूक्लियॉन्स की वजह से। अब हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी मौजूद है, और प्रोटॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगाते हैं और न्यूक्लियस को बिखेरने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से हमारी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर कोलम्बिक टर्म के साथ नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो मौजूद प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और न्यूक्लियस को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोलम्बिक फोर्स की वजह से हमारे जो न्यूक्लियस है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जानी चाहिए 3/5 ऑफ 1/4πε0 Q²/r। यहाँ पर Q जो है उस सॉलिड स्फीयर को दिया गया चार्ज है, और क्योंकि बात हो रही है न्यूक्लियस की तो उसके अंदर जो चार्ज होता है वो Ze होता है। वो इस तरीके से, क्योंकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और हर एक प्रोटॉन पर E चार्ज है, सो टोटल जो चार्ज हुआ वो Q = Ze हुआ। और फिर फर्दर हमें इसको सोल्व करके इस तरीके से लिखा, और फिर ये जो Z² है इसकी जगह हम Z × Z-1 लिख सकते हैं। वजह यह है कि ये टर्म तभी अपीयर होगा, कोलम्बिक रिपल्शन तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से ज़्यादा हो। कोई प्रोटॉन खुद पर रिपल्शन तो लगा नहीं सकता, कम से कम 2 प्रोटॉन चाहिए, और उस वजह से हमने इस टर्म को Z × Z-1 लिखा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। फिर Z × Z-1 और a⁻⁻⁴ को छोड़ करके बाकी जितने भी टर्म्स हैं इन सबको हमने AC लिख दिया, ये कोई कांस्टेंट है। सो दिस फॉर्मूला गिव्स अस द कोलम्बिक एनर्जी टर्म। अब जब छोटे न्यूक्लियस होते हैं तो छोटे न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या में न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं, और ये उन्हें स्टेबल भी बनाता है। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं एटॉमिक नंबर के साथ, वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है वो लेस स्टेबल हो जाता है। रीज़न ये कि जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो बीच में उनके बीच काम करने वाला कोलम्बिक रिपल्शन भी बढ़ जाएगा। और फिर इसको कंपेंसेट करने का तरीका ये है नेचर के पास कि बीच बीच में न्यूट्रॉनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दें, तो न्यूट्रॉन जो है वो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स पैदा करेंगे और हमारे कोलम्बिक रिपल्शन को बैलेंस कर देते हैं। लेकिन साथ ही क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एसिमेट्री की वजह से, ज़्यादा न्यूट्रॉन होने की वजह से हमारा न्यूक्लियन थोड़ा सा अनस्टेबल भी हो जाता है, और उसी वजह से ये एसिमेट्री टर्म आया है। इसमें a-2z टर्म से हम ये समझ सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हुए तो जो एटॉमिक मास नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी अगर z हो जाए तो a और 2z इक्वल हो जाएंगे, और ये वाला जो टर्म है a-2z ये 0 के इक्वल हो जाएगा। सो एसिमेट्री की वजह से ही ये टर्म अराइज हुआ है। और इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जब हम इससे हायर मॉडल पढ़ेंगे, न्यूक्लियर शेल मॉडल, तब हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज़ करके इसको और एग्जैक्टली समझ पाएंगे। अब लास्ट वाला टर्म जो है ये पेयरिंग टर्म है। ये हमें बताता है कि एक जैसे न्यूक्लियॉन्स के अंदर पेयर बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इवन संख्या में होंगे वहाँ पर परफेक्टली पेयर्ड अप होंगे ये, और ऐसे न्यूक्लियसेस ज़्यादा स्टेबल होंगे और इनके लिए पेयरिंग टर्म पॉजिटिव होगा। सो ये बाइंडिंग एनर्जी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा। बट अगर प्रोटॉनों की संख्या ऑड हुई और न्यूट्रॉनों की संख्या भी ऑड हुई तो ये हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए ताकि दोनों तरफ पेयरिंग हो जाए, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी बदल सकता है। और इस कंडीशन में क्योंकि ये लेस स्टेबिलिटी को बता रहा है, जब ऑड प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन्स है तब इसी कंडीशन में जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो थोड़ी घट जाएगी और पेयरिंग टर्म -डेल्टा होगा। इसी तरीके से अगर इवन प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन हुए
तब हमारा पेयरिंग टर्म बाइंडिंग एनर्जी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा और डेल्टा जो है वो 0 के इक्वल होगा।